प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 191। रैंकिंग। बिपिन और अन्य प्रतिभाशाली सभी गंभीर दिख रहे थे। 12 राजवंश से पुरस्कार, लेकिन उपस्थित किसी भी व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी। वे वास्तव में पुराने संप्रदायों की परवाह करते थे। स्काई वैली में पॉइंट बैटल पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञों को अपनी ताकत प्रदर्शित करने का एक तरीका था। पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञ न तो 5 दिवसीय शिकार में आए और न ही देवभूति में चयन युद्ध में। लेकिन स्काई वैली अलग थी। पॉइंट बैटल पुराने संप्रदायों के हित को आकर्षित करेगा और स्काई वैली में प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञों द्वारा कैसे देखा जाएगा। स्काई वैली में पॉइंट लड़ाई कल से शुरू होगी। लड़ाई 10 दिनों तक चलेगी, इसलिए आप लोगों को आज रात यहीं रुकना चाहिए और खुद को तैयार करना चाहिए। जैसे ही शब्द बोले गए, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बिपिन और अन्य प्रतिभाओं को एक और नजर दिए बिना अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ये रात इन 6 प्रतिभाओं के लिए बेचैन करने वाली थी। रात खूबसूरत थी। स्काई वैली से ज्यादा दूर एक पहाड़ी पर एक ऊंचा महल खड़ा था। महल रोशनी से जगमगा रहा था। पूर्वी मैदान में बहुत कम इमारतें थीं क्योंकि यह एक मैदान था। यहाँ तक कि डाकू भी यहाँ केवल पहाड़ी गांव ही बना सकते थे। हालांकि पहाड़ी पर एक महल मौजूद था। महल के अंदर लोग गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। यहाँ से कई भयानक आभाएं निकल रही थीं। जो लोग महल में एकत्र हुए थे वे 12 राजवंशों के सम्राट थे। देवभूति दिवेश में सम्राट भी थे, लेकिन चूंकि देवभूति सिर्फ एक छोटा सा साम्राज्य था, इसलिए वह दूर कोने पर बैठे थे। वे राजा बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इसी समय एक लाल वस्त्रधारी स्त्री अंदर आए। 12 राजवंशों के सम्राट प्रतिभाशाली लोग स्काई वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। 5 दिवसीय शिकार में उन्होंने जो अंक अर्जित किए थे उन्हें गिना गया है और यह वह सूची है जिसे लाल वस्त्रधारी महिला ने सम्मानपूर्वक कहा था। हाँ, अंततः जल्दी करो, इसे हमें दे दो। जल्दी करो, मुझे देखने दो। सम्राटों द्वारा दौड़ाए जाने पर लाल वस्त्रधारी महिला ने प्रत्येक सम्राट को एक सूची दी। सूची में न केवल वे अंक शामिल थे जो प्रत्येक प्रतिभा को शिकार में मिले थे, बल्कि उनके अंकों के अनुसार रैंकिंग भी थी। हाँ, पहले स्थान पर महेंद्र हैं जो हमारे माघी से हैं, मुझे ऐसी उम्मीद थी। मेज के शीर्ष पर 2 सीटें थीं जो स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बड़ी थीं। सीटों पर 2 लोग बैठे थे और दोनों ने सम्राट वस्त्र पहना हुआ था। उनमें से एक बुजुर्ग था जिसने बिना हारे जीवन के कई उतार चढ़ावों का अनुभव किया था। उसकी राजसी उपस्थिति। दूसरा बहुत छोटा था, उसका व्यवहार थोड़ा तुच्छ था, लेकिन उसने जो कहा वह बेहद अहंकारपूर्ण था। वे 12 राजवंशों में 2 बड़े साम्राज्यों के सम्राट थे जो कांगड़ा और माघी थे। जो जोर जोर से हंस रहा था वह तुच्छ युवक माघी का सम्राट था। हेम लवकुश कैसा निराशाजनक साथी है, अनुभवी बुजुर्ग ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा। रैंकिंग में पहले स्थान पर महेंद्र थे जो माघी से थे। दूसरे नंबर पर लवकुश थे जो कांगड़ा के रहने वाले थे। हाँ, वह तुच्छ आदमी और भी जोर से हंसा। आत्मसंतुष्ट न हूँ, अंक केवल पहले चरण में शिकार से हैं। ये तो बस शुरुआत है। हमें आगामी पॉइंट लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुभवी बुजुर्ग ने तुच्छ व्यक्ति की ओर देखा और कहा। वर्तमान अंकों के अनुसार महेंद्र वास्तव में पहले स्थान पर हैं, लेकिन बड़े द्वारा जारी पॉइंट बैटल के बाद रैंकिंग बदल सकती है। ओह, शायद वह तुच्छ आदमी हंसा। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। वह जानता था कि बड़े ने जो कहा वह सच है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की।
चूंकि इस समय कांगडा की तुलना में माघी ने अधिक ध्यान आकर्षित किया था। नीचे अन्य राजा भी सूची की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, जिन प्रतिभाओं को शीर्ष के करीब स्थान दिया गया है वे बड़े साम्राज्यों से हैं। हमारे मध्यम आकार के साम्राज्यों की प्रतिभाओं ने पहले ही रैंकिंग में रहकर अच्छा काम किया है। देखिए, शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली देवभूति में से एक प्रतिभा है। क्या? महल में सभी राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत दिवेश की ओर देखा जो कोने में बैठा था। तब तक दिवेश भी सूची की समीक्षा कर रहे थे। टॉप 10 में बिपिन का नाम देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। हा टिल्डर, अच्छा काम। युवक ने अच्छा काम किया। दिवेश बोलते बोलते जोर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। दिवेश की हालत देखकर उसके आसपास के अन्य राजवंशों के राजा शर्मिंदा दिखे और उनमें से कुछ को तो ईर्ष्या भी हुई। ड्रिफ्ट क्लाउड साम्राज्य एक मध्यम आकार का साम्राज्य है, लेकिन हम एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैदा करने में विफल रहे जो रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बना सके। फिर भी ये देवभूति, जो कि एक छोटा सा साम्राज्य है, एक ऐसा साम्राज्य बनाने में कामयाब रहा। मध्यम आकार के साम्राज्यों के कुछ राजाओं को लगा कि यह उनके लिए सम्मान की क्षति है, लेकिन वे खुद पर नियंत्रण रख सकते थे। आखिरकार ये बिंदु केवल प्रथम चरण के लिए थे जिनका कोई मतलब नहीं था। स्टेज 2 में आने वाली पॉइंट बैटल जो जल्द ही शुरू होगी। 12 राजवंशों की प्रतिभाओं के लिए वास्तविक प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता के बाद एक अद्यतन सूची होगी, वह सूची सबसे महत्वपूर्ण होगी। वैसे स्काई वैली की पॉइंट लड़ाई कल शुरू होगी, उस समय पुराने संप्रदाय के विशेषज्ञ देखने आएंगे। तुच्छ आदमी ने अचानक कहा। जैसे ही महल में राजाओं ने किसी को पुराने संप्रदायों के बारे में बात करते सुना, वे तुरंत शांत हो गए। इस बार कई पुराने संप्रदाय आएंगे। उनमें से 6 को मैं पहले से ही जानता था। 6 पुराने संप्रदायों में से एक है वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय। तुच्छ आदमी मुस्कुराया और बोला, जंगल तलवार संप्रदाय, नैनीताल के 8 संप्रदायों में से एक। इस वर्ष सबसे पूर्वी शिकार जंगल तलवार संप्रदाय के किसी व्यक्ति को कैसे आकर्षित कर सकता है? महल में हर कोई सदमे में था। पुराने संप्रदायों के बीच ताकत में मतभेद थे। वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय, जिसे नैनीताल महाद्वीप के 8 संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था, के पास एक मजबूत विरासत थी जो स्वाभाविक रूप से अन्य पुराने संप्रदायों से बेहतर थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अन्य पुराने संप्रदायों की तुलना में प्रतिभाओं को वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय में अधिक अवसर मिलेंगे। वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय यह एक ऐसा संप्रदाय है जो तलवार कौशल में माहिर है। दिवेश की आंखें चमक उठी और बुदबुदाया, बिपिन तलवार सिद्धांत में प्रतिभाशाली है। तलवार सिद्धांत में ऐसी प्रतिभा के साथ उसे वाइल्डनेस तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा महत्व दिया जा सकता है। ठीक है, चलो पार्टी खत्म करते हैं। आप लोगों के पास अपनी प्रतिभाओं से मिलने के लिए पूरी रात का समय है। आप उन्हें सूची दिखा सकते हैं और उन्हें कुछ निर्देश दे सकते हैं। कल सब कुछ उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। अनुभवी बुजुर्ग ने जोर से कहा। जैसे ही बुजुर्ग ने ये कहा, पार्टी में मौजूद सम्राट एक के बाद एक भड़क उठे। दिवेश ने हाथ में सूची लेकर स्काई वैली की ओर जाने में कोई समय नहीं गंवाया। एपिसोड 192। 2 राक्षस। स्काई वैली के एक प्रवेश द्वार पर देवभूति की शेष 6 प्रतिभाएं एक साथ एकत्रित हुई थीं। यक्ष, बधाई हो भाई फैंग, आपने स्काई वैली में प्रवेश करने से पहले एक सफलता हासिल की। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे भी उससे ईर्ष्या होती है। बाकी 5 लोग चेहरे पर मुस्कान लिए यक्ष को देखते रहे। यक्ष को अचानक महसूस हुआ कि वह सफलता हासिल कर सकता है। अब वह हाफ सटेप यिन यांग दायरे में था। सफलता के बाद यक्ष की ताकत तुरंत बढ़ गई।
स्काई वैली में पॉइंट लड़ाई राजवंशों से बने समूहों में की गई थी। यक्ष की ताकत को बढ़ावा देने से उनकी टीम की युद्ध शक्ति में भी वृद्धि होगी, इसलिए वे ये देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। यक्ष ने स्वाभाविक रूप से हंसते हुए कहा, हाहा बहुत भाग्यशाली। इसी समय अचानक एक महान व्यक्ति प्रकट हुआ। वह शाही वस्त्र में दिवेश था। महाराज बिपिन तथा अन्य 5 प्रतिभाओं ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सम्राट, आपको नमस्कार। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग जो उनके बगल में इंतजार कर रहे थे, ने भी उन्हें हल्का नमस्कार किया। मुझे इन लोगों से कुछ कहना है। बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए हमसे दूर रहें। बैंगनी रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर देखते हुए दिवेश ने कहा। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बाद में चतुराई से पीछे हट गया। आप 6 ने बहुत अच्छा किया। दिवेश ने गंभीर भाव से बिपिन और उसके साथियों की ओर देखा और जारी रखा। लेकिन स्काई वैली में पॉइंट बैटल पहले चरण के शिकार से अलग है। पहले चरण में शिकार के दौरान आपने सिर्फ भगोड़ों से लड़ाई की। हालांकि उन भगोड़ों की ताकत मजबूत है, लेकिन वे आपके लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं हैं। लेकिन स्काई वैली पॉइंट बैटल में आप अन्य 11 राजवंशों की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। उनमें से कोई भी आपसे कमजोर नहीं है, बल्कि उनमें से कई आपसे ज्यादा मजबूत हैं। यहाँ रैंकिंग है। बेहतर होगा कि आप इसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। दिवेश ने बिपिन को वह रैंकिंग दी जो उन्होंने भोज में प्राप्त की थी। बिपिन ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और इसे खोला। बाकी 5 उसके करीब चले गए। 5 दिवसीय शिकार के दौरान प्राप्त अंकों के अनुसार 12 राजवंशों की उन प्रतिभाओं की रैंकिंग। बिपिन ने इसे पहली नज़र में ही पढ़ लिया। रैंकिंग में पहले स्थान पर माघी के महेंद्र 6877 अंकों के साथ हैं। दूसरे स्थान पर 5900 अंकों के साथ कांगड़ा का लवकुश है। तीसरे स्थान पर 1944 अंकों के साथ कांगड़ा के योगेंद्र हैं। रैंकिंग माघी में चौथा स्थान, पंचम स्थान माघी, छठा स्थान कांगड़ा। पहली नज़र में रैंकिंग में पहले से छठे स्थान तक की प्रतिभाएं अपेक्षित रूप से कांगड़ा और माघी से थीं। 2 बड़े राजवंशों के लिए रैंकिंग में शीर्ष 6 पर कब्जा करना सामान्य बात थी और प्रत्येक राजवंश का औसतन 3 स्थान पर कब्जा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्हें प्राप्त अंक बहुत अधिक थे। प्रथम स्थान पर रहे महेंद्र को 6877 अंक मिले। अविश्वसनीय पॉइंट देखकर बबन और बाकी लोग तो दूर, बिपिन भी हैरान रह गए। उनमें से 6 में बिपिन सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उन्हें केवल 1388 अंक प्राप्त हुए। अन्य में बबन के केवल 349 अंक थे और वह सबसे अधिक अंक हासिल करने में सफल रहे। हालांकि महेंद्र ने 5 दिन की छोटी सी खोज में 6877 अंक जुटाए, तो इससे क्या पता चलता है? उसे कम से कम 6 भगोड़ों को मारना चाहिए था जो ब्लड ज़ेड के स्तर पर थे, और कई भगोड़ों को भी मारना चाहिए था जो पर्पल गोल्ड के स्तर पर थे। बिपिन सदमे में बुदबुदाया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अंततः एक ब्लड ज़ेड योद्धा को मार डाला। हालांकि महेंद्र बहुत मजबूत था। सिर्फ महेंद्र ही नहीं, दूसरे स्थान पर रहे लवकुश के लिए भी यही सच था। उनके अंक बाकियों की तुलना में बहुत अधिक थे। आखिरकार तीसरे स्थान पर रहे योगेंद्र के केवल 1944 अंक थे। इन 2 लोगों ने सिर्फ 5 दिनों में इतने सारे ब्लड ज़ेड हत्यारों को कैसे मार डाला? बिपिन ने कड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा। ब्लड ज़ेड भगोड़े कम से कम चरम गहन शून्य क्षेत्र में हैं। एक भयंकर युद्ध में बिपिन को भी यकीन नहीं था कि वह उन्हें मार पाएगा। आखिरकार वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि बस वहां खड़े होकर बिपिन को मारने का इंतजार करें। एक बार कुछ घटित होने पर विपरीत पक्ष तुरंत भाग जाएगा और सभी शून्य विशेषज्ञ शून्य चलना शुरू करने में सक्षम थे। एक बार जब उन्होंने शून्य चलना शुरू कर दिया तो उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा।
ये केवल सौभाग्य के कारण था कि पिछली बार बिपिन ने उस ब्लड जेड भगोड़े को मार डाला था। विपरीत पक्ष बहुत घमंडी था, लेकिन ब्लड जेड के सभी भगोड़े अहंकारी नहीं थे। चूंकि यह भाग्य के कारण नहीं था, इसलिए कोई और कारण होना चाहिए। इसका कारण महेंद्र और लवकुश थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि शिखर गहन शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को कभी शून्य चलने का मौका नहीं मिला। वे तुरंत मारे गए। अभी बिपिन में भी इतनी शक्ति न थी। भयावह। मैंने सोचा था कि बिपिन और यज्ञेश सबसे मजबूत थे। ये स्पष्ट है कि दो बड़े साम्राज्यों की असाधारण प्रतिभाएं उनसे कहीं अधिक मजबूत हैं। 6877 अंक। हे भगवान, उसने ऐसा कैसे किया? बबन और यक्ष ने अविश्वसनीय भावों के साथ रैंकिन को देखा। विशेष रूप से यक्ष, उसने अभी अभी बड़ी प्रगति की थी, इसलिए उसे स्काई वैली पॉइंट बैटल में पहले से ही बहुत अधिक विश्वास था, लेकिन अब उसने अपना कुछ आत्मविश्वास खो दिया है। उनके आगे याग्निक, जेवियर और रोशनी के भी गंभीर भाव थे। अरे बिपिन, तुम्हारा रैंक क्या है? बबन ने जोड़ा। बिपिन ने तुरंत सूची देखी और अपनी रैंक पाए। बिपिन 1388 अंकों के साथ देवभूति से 9वें स्थान पर हैं। 9वें स्थान पर रहने वाले बबन आश्चर्यचकित हो गए और फिर बिपिन की ओर देखकर बोले, तुम तो इतने ताकतवर हो कि तुम केवल 9वें स्थान पर कैसे हो? बिपिन कुछ देर मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल आश्चर्य से भर गया। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। देवभूति के स्वर्ण कोर क्षेत्र के योद्धाओं में इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सबसे मजबूत था। हालांकि देवभूति केवल एक छोटा साम्राज्य था। निस्संदेह देवभूति के बाहर की दुनिया विशाल थी। ये केवल 12 उत्तर पश्चिमी राजवंश ही नहीं थे जिनमें अनगिनत प्रतिभाएं थीं। उनमें से कुछ उससे कमजोर नहीं थे और उनमें से कुछ तो उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। दिवेश ने पूछा, ये सूची पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूँ, बबन ने सीधे जवाब दिया। हाफ सटे प्यिनयांग में सफलता हासिल करने के बाद मेरी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए मुझे 12 राजवंशों की प्रतिभाओं के बीच शीर्ष 10 में स्थान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में मैं इसमें भी नहीं हूँ। शीर्ष 20। बबन ने देखा कि वह सूची में 26वें स्थान पर है। बिपिन, तुम्हें कैसा लग रहा है? दिवेश ने पूछा और बिपिन की ओर देखा। ये केवल शिकार के लिए रैंकिंग है, जिसका अर्थ यह है कि बिपिन ने गंभीरता से कुछ नहीं कहा। हाँ, यह सही है। दिवेश थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, ये रैंकिंग सिर्फ आपको विभिन्न राजवंशों की प्रतिभाओं की ताकत दिखाने के लिए है, इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। एपिसोड 193। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। दिवेश ने आगे कहा, अगर आप दूसरे चरण में बेहतर रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञ आपकी वर्तमान ताकत की परवाह नहीं करते, केवल आपकी क्षमता की परवाह करते हैं। आपको बस स्काई वैली में अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश करते हैं, जब तक आपकी प्रतिभा और क्षमता ऊंची है। उन पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से आपके पास आएंगे। ये सुनकर बिपिन और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। वास्तव में उन्हें पॉइंट बैटल में शीर्ष 10 रैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने रैंकिंग के बजाय पुराने संप्रदायों को अधिक महत्व दिया। जब तक उन पुराने संप्रदायों ने उन पर ध्यान दिया और उन्हें शिष्यों के रूप में स्वीकार किया, इतना ही काफी था। कल बहुत सारे पुराने संप्रदाय होंगे जो युद्ध देखने आएंगे। एक शीर्ष संप्रदाय भी होगा जिसे वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय कहा जाएगा। दिवेश ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने बिपिन की ओर देखा। जंगल तलवार संप्रदाय? बिपिन ने पूछा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह एक योद्धा था जो तलवार सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता था। वह स्वाभाविक रूप से एक ऐसे संप्रदाय में शामिल होने के लिए उत्सुक था जो तलवार सिद्धांत में उत्कृष्ट था।
जाहिर तौर पर जंगल तलवार संप्रदाय उसके लिए सबसे उपयुक्त था। बिपिन अपनी प्रतिभा के साथ जब तक आप पॉइंट बैटल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञों को आकर्षित करेंगे। दिवेश ने कहा। मैंने देखा कि बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में इच्छा की एक झलक उभर आए। वैसे दिवेश ने फिर से इधर उधर देखते हुए एक और बात कही। पॉइंट बैटल एक ही राजवंश के योद्धाओं की टीमों के बीच शुरू किया जाएगा। 12 राजवंशों में 12 टीमें होनी चाहिए, लेकिन 2 बड़े साम्राज्यों में पॉइंट बैटल में भाग लेने वाले अधिक प्रतिभाशाली लोग हैं, क्योंकि उनकी समग्र ताकत बेहतर है, इसलिए उन्हें 4 टीमों में विभाजित किया जाएगा। पॉइंट बैटल में कुल मिलाकर 14 टीमें प्रतिस्पर्धा करेगी। आप 6 लोग स्वाभाविक रूप से एक टीम हैं, लेकिन चूंकि आप एक टीम हैं, इसलिए आपको एक लीडर की जरूरत है। टीम लीडर का चयन आपको ही करना होगा। मुझे लगता है कि यह ताकत पर आधारित होना चाहिए। बिपिन की ताकत हम में से सबसे अच्छी है, इसलिए नेता को उसे ही चाहिए, यक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं सहमत हूँ, बबन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। मैं भी सहमत हूँ, याज्ञनिक ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से जेविया और रोशनी भी सहमत थे। ये देखकर बिपिन ने अपनी नाक पर हाथ लगाया और फीकी मुस्कान दी। ऐसे में ये तो तय हो गया। दिवेश भी मुस्कुराए और बोले, बिपिन, अगले 2 हफ्ते आपके ऊपर हैं। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दूंगा। जब आप कल निकलेंगे तो आप में से प्रत्येक को एक टोकन दिया जाएगा। यदि आप खुद को अपनी सीमा पर पाते हैं तो आपको तुरंत टोकन तोड़ देना चाहिए। ये लड़ाई छोड़ने के बराबर है। कोई आएगा और आपको स्काई वैली से दूर ले जाएगा। किसी भी स्थिति में जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण है। बिपिन और अन्य लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ से आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, दिवेश ने कहा और फिर वह तुरंत चला गया। बिपिन और अन्य लोगों ने बड़े उत्साह से सामने की विशाल घाटी की ओर देखा। कल उस घाटी में वे अंततः अन्य 11 राजवंशों की प्रतिभाओं से मिलेंगे। सुबह जैसे पौ फटने ही वाली थी। जैसे जैसे सूरज पहली लाल किरणों के साथ विशाल मैदानों से ऊपर उठने लगा, युद्ध के इरादे के झोंके भी बढ़ने लगे। स्काई वैली के 12 प्रवेश द्वारों पर 12 राजवंशों के कई प्रतिभाशाली प्रतिभावान लोगों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। वे घाटी में प्रवेश करने और अपनी सबसे तीव्र लड़ाई शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्काई वैली के एक प्रवेश द्वार पर देवभूति की शेष 6 प्रतिभाएं एक साथ प्रतीक्षा कर रही थीं। यह आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक है। आप में से प्रत्येक के पास केवल एक ही टोकन है। स्काई वैली में प्रवेश करने के बाद आपको हमेशा इस टोकन को अपने शरीर के किसी विशिष्ट स्थान पर पहनना चाहिए, ताकि अन्य राजवंशों की प्रतिभाएं आपको पहचान सकें। उस बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। बिपिन और अन्य लोगों को जो लगा वह काफी अजीब था, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर बाद एक बड़ी घंटी बजी और पूरी स्काई वैली अचानक अशांत हो गई। अब समय आ गया है, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा और हाथ हिलाया। घनी घाटी के प्रवेश द्वार से सीधे आगे बढ़ते हुए 6 लोगों की आंखों में उत्साह का संकेत था। उसी समय अन्य राजवंशों की प्रतिभाएं भी स्काई वैली में प्रवेश कर रही थीं। ईस्टर्न मोस्ट हंट हर 10 साल में आयोजित किया जाता था और इसका चरमोत्कर्ष स्काई वैली में पॉइंट बैटल था। अब खेल शुरू हो चुका था। जब 12 राजवंशों की प्रतिभाएं स्काई वैली में पहुंची तो स्काई वैली के उच्चतम बिंदु के ऊपर हवा में कुछ था। दमनकारी माहौल बिखेरती गड़गड़ाती आकृतियां वहां खड़ी थीं। उनके कुछ आभामंडल गर्म थे, कुछ ठंडे थे, कुछ हिंसक थे और कुछ सहज थे। 12 राजवंशों के सभी सम्राट यहाँ गार्डों के साथ थे, जो उन्हें विशेषज्ञों से अलग कर रहे थे। इसके अलावा सबसे अधिक ध्यान देने योग्य विशेषज्ञ पुराने संप्रदायों से थे। पुराने संप्रदायों के विशेषज्ञ आज सुबह ही आ गए थे।
एक नज़र में 10 से कम पुराने संप्रदाय नहीं थे और सबसे प्रभावशाली संप्रदाय निश्चित रूप से वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय था। वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय से कुल 3 लोग आए थे। तीनों लोगों का नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखें चिड़ियों जैसी थीं। उसके पास एक लंबी तलवार थी और वह ऊंची आभा के साथ एक निलंबित सीट पर बैठा था। उसके पूरे शरीर पर तलवार का आभास हो रहा था। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे 2 अन्य लोग भी थे। उनके पास लंबी तलवारें थीं और उनकी आभा ठंडी थी। वे दोनों स्पष्ट रूप से शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। शून्य क्षेत्र के योद्धा स्वाभाविक रूप से देवभूति के सबसे सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। हालांकि नैनीताल महाद्वीप के पुराने संप्रदायों में शून्य क्षेत्र में कई योद्धा थे। श्री गणेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस बार व्यक्तिगत रूप से आएंगे। श्री गणेश, मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है। आप कैसे हैं? हाँ भाई गणेश, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय की भी सबसे पूर्वी शिकार में रुचि थी। आसपास के कई विशेषज्ञों और राजाओं ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का स्वागत विहंगम दृष्टि से किया था। मोहित नाम का यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय में एक लॉन फोर्स एल्डर था। वाइल्डनेस स्वॉर्ड संप्रदाय में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, इसलिए इतने सारे लोगों द्वारा उसकी चापलूसी करने का प्रयास करना सामान्य बात थी। हालांकि मोहित इन लोगों के प्रति बहुत ठंडा और उदासीन लग रहा था। जिन लोगों ने उसे बुलाया, उसने बस लापरवाही से एक शब्द के साथ जवाब दिया। दिल की गहराइयों में मोहित बड़े साम्राज्यों के 2 राजाओं सहित इन लोगों के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। उसने कभी भी उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बस एक छोटा सा उत्तर पश्चिमी जिला जिसे पूरे नैनीताल महाद्वीप में उपेक्षित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी जगह में किस तरह की प्रतिभाएं पैदा हो सकती हैं? संप्रदाय गुरु ने क्या सोचा था जब उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? मोहित बहुत अनिच्छुक था। वह यहाँ नहीं आना चाहता था। वह केवल संप्रदाय गुरु के आदेश का पालन कर रहा था। जहाँ तक उत्तर पश्चिम के 12 राजवंशों की बात है तो उन्होंने उन्हें अपने दिल की गहराइयों से तुच्छ समझा। उत्तर पश्चिम के 12 राजवंशों की तथाकथित प्रतिभाएं नगण्य थीं। यहाँ आना केवल एक दिखावा था। उन्होंने जंगल तलवार संप्रदाय में अपने साथ किसी भी शिष्य को लाने की योजना नहीं बनाई थी। एपिसोड 194 मुठभेड़। हाँ, हम यहाँ चलते हैं। जैसे ही राजा बोला, सभी विशेषज्ञ नीचे देखने लगे। वे क्षेत्र के ऊपर ऊंचे खड़े थे ताकि वे नीचे पूरी घाटी देख सकें। स्काई वैली के अंदर देवभूति की 6 योद्धा टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम अन्य राजवंशों की प्रतिभाओं से मिलेंगे। हम सबसे पहले किस राजवंश से मिलेंगे? बबन ने उत्साह से कहा। भले ही हम एक छोटे साम्राज्य से हैं, हमारी कुल ताकत पहले से कहीं बेहतर है। हमें 2 बड़े साम्राज्यों को छोड़कर अन्य राजवंशों से डरने की जरूरत नहीं है। बिपिन ने गंभीरता से कहा। भले ही हम 2 बड़े साम्राज्यों से मिलें, 2 बड़े साम्राज्य बहुत मजबूत हैं और रैंकिंग में शीर्ष 30 योद्धाओं में से आधे उनके हैं। इसके अलावा उनके बहुत से योद्धा पहले चरण में बिंदु की आवश्यकता को पूरा करते थे। उनके पास इतने मजबूत योद्धा हैं कि अगर वे एक साथ कार्रवाई करते हैं तो ये बहुत अधिक होगा। अन्य साम्राज्यों की टीमों के लिए अनुचित। यदि वे एक बड़े समूह में कार्य करते हैं तो उन्हें अंक बांटने में भी समस्या होगी, इसलिए वे निश्चित रूप से छोटे समूहों में विभाजित हो जाएंगे। एक बड़ा साम्राज्य 2 या अधिक टीमों में विभाजित हो जाएगा। अपनी युद्ध शक्ति के साथ हमारे पास उनकी छोटी टीमों में से एक के खिलाफ जीतने का मौका है। बिपिन के पास मौजूद 5 लोगों ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वास्तव में इस बार देवभूति की प्रतिभा पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, जिसे रैंकिंग से देखा जा सकता है।
दो बड़े साम्राज्यों में आधी प्रतिभाएं थीं जो सूची में शीर्ष 30 में थीं और बाकी जगहें मध्यम आकार के साम्राज्यों और छोटे साम्राज्यों के बड़े दल द्वारा बनाई गई थीं। औसतन उन मध्यम आकार के साम्राज्यों को भी केवल एक या दो प्रतिभाएं मिलीं जो कर सकती थीं टॉप 30 में शामिल हों। जहां तक छोटे साम्राज्यों की बात है, अन्य 3 छोटे साम्राज्यों में से किसी में भी ऐसी प्रतिभा नहीं थी जो शीर्ष 30 में स्थान पर हो, जबकि 6 में से 2 प्रतिभावान देवभूति शीर्ष 30 में थे और बिपिन रैंकिंग में 9वें स्थान पर थे। इसके अलावा यक्ष की ताकत शिकार के बाद हाफ स्टेप यिन यान क्षेत्र में घुसने के बाद से बढ़ गई थी, इसलिए उसके पास अब शीर्ष 30 में स्थान पाने की ताकत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में 6 में से 3 के पास युद्ध की ताकत थी जो शीर्ष 30 में शामिल हो सकती थी। वह उन मध्यम आकार के साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि हमारी समग्र युद्ध शक्ति बहुत अच्छी है, फिर भी अन्य राजवंशों की प्रतिभाएं हमारे साथ एक सामान्य छोटे साम्राज्य की तरह व्यवहार करेंगी। बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वे हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें उनके अहंकार की बड़ी कीमत चुकाएंगे। मैं पहले से ही हमारी पहली लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। 6 प्रतिभाएं बात कर रही थीं और हंसते हुए उस तनाव को दूर कर रही थीं जो पहले उन्हें घेरे हुए था। अचानक बिपिन ने अपना सिर उठाया और आगे देखा। यहाँ हमारा पहला प्रतिद्वंद्वी आता है। अन्य 5 भी आगे की ओर देखने लगे। हुश 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 हुश। कुछ ही दूरी पर पेड़ की शाखाओं पर अचानक कई आकृतियां दिखाई दी। बिपिन और अन्य 5 ने भी अपने कदम रोक दिए। करीब 10 मीटर की दूरी पर दोनों टीमें आमने सामने हुईं। ये वे हैं। खंडाला साम्राज्य। यह एक मध्यम आकार का साम्राज्य है। बिपिन और उनके साथियों ने अपने सामने विरोधियों को घूर कर देखा। उनमें से 8 योद्धा उनकी टीम के 6 योद्धाओं से 2 अधिक थे, क्योंकि सभी योद्धाओं ने आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर अपने पहचान चिन्ह पहने हुए थे, इसलिए उन्हें पहचानने में कोई समस्या नहीं थी। खंडाला साम्राज्य के 8 प्रतिभाशाली लोग बिपिन और उनकी टीम को भी देख रहे थे। ये देवभूति के 4 छोटे साम्राज्यों में से एक है। ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारी पहली टीम एक छोटे साम्राज्य से है। एक छोटा सा साम्राज्य, वे हमें अंक भेज रहे हैं ना। खंडाला साम्राज्य की 8 प्रतिभाएं चमकती आंखों से आगे देख रही थीं। मध्यम आकार के साम्राज्यों और छोटे साम्राज्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। आमतौर पर प्रतिभाओं के बीच का अंतर भी बहुत बड़ा था। उनमें से केवल एक को संभालना मुश्किल है। 9वें स्थान पर रहे बिपिन को संभालना मुश्किल है। खंडाला साम्राज्य की टीम का नेतृत्व करने वाले निर्वस्त्र व्यक्ति ने कहा। उसने 6 सदस्यीय टीम को देखा और अंततः उसकी नज़र बिपिन पर टिकी। वह है बिपिन। हम रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। उसकी रैंकिंग ऊंची है, लेकिन पहले चरण में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। भले ही उसके पास मुझसे ज्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझसे ज्यादा मजबूत है। अधकचरे आदमी की आंखें ठंडी थीं। उस आदमी का नाम शेखर था और वह रैंकिंग में 16वें स्थान पर था। उनकी रैंक बिपिन से कम थी, लेकिन उन्होंने खुद को शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों से कमजोर नहीं माना। चलो भी। बदहवास आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। फिर उसकी आकृति एक प्रेत की तरह बिपिन और उसकी टीम की ओर बढ़ी। उसके बाद खंडाला साम्राज्य के अन्य प्रतिभाशाली लोग आए। स्काई वैली में पहली लड़ाई। 6 योद्धाओं की आंखों में उत्साह की झलक थी। बिपिन चिल्लाया, जाओ उन्हें ले आओ। एक क्षण में 6 योद्धा उकाबों की तरह आगे बढ़े। दोनों टीमों के दिग्गज आपस में भिड़ गए। भाड़ में जाओ। बदहवास आदमी शेखर बिपिन की ओर झपटा। पहले चुपचाप उसकी ओर एक जेटकाली लंबी छड़ी फेंक दी। छड़ी में पृथ्वी और उग्र अग्नि तत्वों की उच्च समझ थी जो एक साथ पूरी तरह से संयुक्त थे।
वह हाफ स्टेप यिन यांग दायरे में भी था, जिससे छड़ी से निकलने वाली शक्ति भयावह लगती थी। इस आदमी की युद्ध शक्ति बबन बिपिन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जिसने अपनी ट्रिपल किल तलवार को बाहर निकाल दिया था। बजना, छड़ी की परछाई ट्रिपल किल तलवार से टकरा गई, जिससे तलवार थोड़ी हिल गई। तब बिपिन तुरंत पीछे हट गया, लेकिन शेखर उसके पीछे चला गया। लड़का नरक में जाए। शेखर अपनी छड़ी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए क्रूर दिख रहे थे। छड़ी की परछाइयों की धारियां एक एक करके बाहर निकल आईं, मानो वे एक साथ खड़ी हो गई हों। इस छोटे से क्षण में शेखर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कम से कम 1 दर्जन डंडों से हमला कर दिया, जबकि बिपिन अपनी ट्रिपल किल तलवार के साथ छड़ी से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पीछे की ओर पीछे हटता रहा और हमलों से तुरंत पीछे हट गया। हुश! बिपिन शेखर बबन से दूर उस विशाल पेड़ पर लौट आए जहां वह लड़ाई शुरू होने से पहले थे, और अन्य लोग भी एक के बाद एक उनके पास दिखाई दिए। पिछले क्षण में उन सभी का अपने विरोधियों से सामना हुआ था। कैसा था? बिपिन ने बाकी 5 की तरफ देखा। हे बस सो जिसने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हाफ स्टेप यिन यांग दायरे में है, लेकिन उसकी समझ कम है। मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना उसका मुकाबला करने में सक्षम था। अभी मैं गंभीर होने पर निश्चित रूप से उसे मार सकता हूँ। बबन मुस्कुराया और कहा, हालांकि मैंने उनमें से 2 के साथ लड़ाई की, लेकिन उन दोनों की समझ कमजोर है और वे अभी तक हाफ स्टेप यिन यांग दायरे तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीत सकता हूँ। यक्ष ने भी कहा, मैं उनमें से 2 के खिलाफ अपराजित रह सकता हूँ। जेवियर की आवाज ठंडी और उदासीन थी। याज्ञनिक ने कहा, अगर मैं किसी एक के खिलाफ लड़ूं तो मैं बढ़त हासिल कर सकता हूँ। रोशनी ने डरपोक स्वर में कहा, मैं भी उनमें से एक का मुकाबला कर सकती हूँ। ये सुनकर बिपिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अभी की छोटी सी लड़ाई में 6 योद्धाओं ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। ये सिर्फ एक अस्थायी परीक्षण था। परीक्षण के बाद उन्हें खंडाला साम्राज्य की 8 प्रतिभाओं की ताकत के बारे में पता चला। एपिसोड 190, 1388 अंक। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अब जब हर कोई यहाँ है तो मैं पहले चरण को पारित करने की आवश्यकता की घोषणा करूँगा। बिपिन और उनके साथी थोड़ा स्तब्ध रह गए। शिकार में 15 लोगों ने भाग लिया, लेकिन उनमें से अब केवल 13 ही यहाँ थे। फिर भी बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा कि हर कोई यहाँ था। बिपिन और उनके साथियों को तुरंत एहसास हुआ कि लापता दोनों की शिकार के दौरान मौत हो गई होगी। शिकार के दौरान मुझे कोई खतरा नहीं था क्योंकि मेरी ताकत मेरे साथियों से ज्यादा थी। इसके अलावा मुझे तन्मे की विस्तृत जानकारी के कारण डाकुओं की ताकत का भी पता था। लेकिन बिपिन ने बेबसी से आह भरी। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित थे। अधिकांश प्रतिभाओं के लिए ईस्टर्नम हंट न केवल एक महान अवसर था बल्कि एक महान जोखिम भी था। अवसर और खतरा हमेशा साथ साथ चलते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अपने बाजूबंद सौंप दो। ये सुनकर बिपिन और अन्य प्रतिभागियों ने 5 दिनों के कठिन शिकार के दौरान हासिल किए गए बाजूबंद तुरंत निकाल लिए। इस बार शिकार के परिणाम को मापने के लिए हम बिंदुओं का उपयोग करेंगे, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बताया। बाजूबंदों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें ब्लैक आयरन, सिल्वर, पर्पल, गोल्ड और ब्लड जेड शामिल हैं। प्रत्येक स्तर पर संबंधित अंक होते हैं। एक ब्लैक आयरन आर्मलेट 1 अंक के बराबर होता है। एक सिल्वर आर्मलेट 10 अंक के बराबर होता है। एक पर्पल गोल्ड आर्मलेट 100 अंक के बराबर होता है। और ए ब्लड जेड आर्मलेट 1000 अंक के बराबर है। इस चरण को पास करने के लिए 100 अंकों की आवश्यकता होती है। ये सुनकर वहां मौजूद 13 प्रतिभाओं में से कई लोग शर्मिंदा दिखे। अब सब लोग आगे बढ़ें और मुझे अपने बाजूबंद दे दें।
बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा। इतना कहने के कुछ देर बाद ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसके चेहरे पर पीड़ा भरी झलक थी, आगे आया और उसने अपने बाजूबंद बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर बढ़ा दिए। हम बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बाजूबंद गिनने के बाद अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। आपके पास 20 बाजूबंद हैं, लेकिन उनमें से 18 काले लोहे के बाजूबंद हैं और केवल 2 चांदी के बाजूबंद हैं। कुल मिलाकर 38 अंक, इसलिए आप पॉइंट बैटल में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हैं। गौरव बुजुर्ग ने खुले तौर पर इसकी घोषणा की, जिससे इस प्रतिभा का रंग फीका पड़ गया। तभी एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति आगे बढ़ा। आपको पिछले चरण से कहीं अधिक 84 अंक मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप दूसरे चरण में भी भाग लेने के पात्र नहीं हैं। 61 अंक योग्य नहीं। 21 अंक कचरा। ऐसी कई प्रतिभाएं थीं जो उत्तराधिकार में आगे बढ़ीं, लेकिन दूसरे चरण में पॉइंट बैटल के लिए कोई भी योग्य नहीं था। इसी समय यक्ष, जो ग्लैडिएटर अखाड़े से था, आगे बढ़ा। देवभूति में अद्यतन सांसारिक ड्रैगन सूची में यक्ष को चौथा स्थान दिया गया था। 124 अंक। अंततः कोई है जो दूसरे चरण में भाग ले सकता है, लेकिन इतने कम अंकों के साथ आप दूसरे चरण में शीर्ष प्रतिभाओं में सबसे कमजोर लोगों में से एक होंगे। आप आसानी से अपना जीवन खो सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, फिर उसने बाजूबंद वापस दे दिए यक्ष को। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जो कहा उससे यक्ष को बुरा लगा, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। बाजूबंद लेने के बाद वह चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। बची हुई प्रतिभाएं एक एक करके आगे बढ़ीं और तदनुरूप परिणाम सामने आए। याग्निक को 136 अंक मिले, बबन को 349 अंक मिले, जेविया को 275 अंक मिले, रोशनी को 115 अंक मिले। उनके अलावा कोई भी शिष्य 100 अंक से आगे नहीं गया। जेविया, तुम्हें 2 पर्पल गोल्ड आर्मलेट कैसे मिले? बबन ने आश्चर्य से जेविया की ओर देखा। याग्निक और यक्ष दोनों ने भी जेवियर को घूरकर देखा। याग्निक और यक्ष दोनों को जेविया से उच्च स्थान दिया गया था, लेकिन आखिर में जेविया को उनसे 2 गुने अंक मिले। उन्हें झटका कैसे न लगता। जेवियर उदासीन दिख रहा था, वह बस पत्थर की तरह वहीं खड़ा था और कुछ भी समझा नहीं रहा था। जहां तक रोशनी की बात है तो लोगों को लगा कि यह उचित है, क्योंकि रोशनी ने चयन की लड़ाई के दौरान यज्ञेश को पीछे धकेल दिया था। बिपिन को छोड़कर शिकार में भाग लेने वाले देवभूति के सभी प्रतिभावान पहले से ही अपनी बात जानते थे। इस बिंदु पर वह भी आगे बढ़े और बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर चल दिए। बिपिन ने 5 दिनों के शिकार के दौरान प्राप्त किए गए बाजूबंद निकाल लिए। बिपिन को एक के बाद एक 10 से अधिक बाजूबंद निकालते देखने के बाद बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग सदमे में था। इन 10 या इतने ही बाजूबंदों में से काले लोहे और चांदी के बाजूबंदों को नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन 3 बैंगनी सोने के बाजूबंद और एक ब्लड जेड बाजूबंद थे। ब्लड जेड आर्मलेट। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आश्चर्य से बिपिन को देखा। आमतौर पर ब्लड जेड आर्मलेट के मालिक जानवर कम से कम पीक प्रोफाउंड यिन 0 दायरे तक पहुंच गए थे। हालांकि इनमें से एक योद्धा को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने मार डाला था, जो केवल गोल्ड कोर दायरे में था। ये 12 राजवंशों में शायद ही कभी हुआ था। आमतौर पर ऐसे सुपर जीनियस केवल 2 बड़े साम्राज्यों और कुछ मध्यम आकार के साम्राज्यों में ही मौजूद थे, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से एक छोटे साम्राज्य ने एक को जन्म दिया है। कुल 1388 अंकों में शाबाश युवा बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। जिस तरह से उसने बिपिन को देखा वह स्पष्ट रूप से अन्य प्रतिभाओं से अलग था। आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो शिकार में 1000 से अधिक अंक प्राप्त कर सकता था, सभी 12 राजवंशों के शिखर पर था। बिपिन की बात सुनकर अन्य सभी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। इतने सारे अंक! उनके अंक बबन से 1000 से भी ज्यादा हैं।
वह उस जानवर को कैसे मार सकता है जिसके पास ब्लडजेड आर्मलेट है? वह एक वास्तविक राक्षस है। सभी प्रतिभाशाली लोग बिपिन को देख रहे थे, विशेषकर वे जो दूसरे चरण में भाग लेने के योग्य नहीं थे। उनकी आंखें ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। दुर्भाग्य से बिपिन को इतने अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह उन्हें साझा नहीं कर सका। ठीक है, मैंने सभी का स्कोर रिकॉर्ड कर लिया है। जो प्रतिभावान दूसरे चरण के लिए योग्य नहीं हैं, वे अब जा सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। ये सुनकर जिन प्रतिभाओं के पास पर्याप्त अंक नहीं थे, वे दुखी होकर एक के बाद एक चले गए। जीवित बचे 13 प्रतिभाओं में से केवल 6 के पास पर्याप्त अंक थे और वे दूसरे चरण में भाग लेने के हकदार थे। वे बिपिन, जेवियर, रोशनी, बबन, याग्निक और यक्ष थे। आप 6 लोगों ने पहला चरण पास करके अच्छा काम किया है। आगे मैं आप लोगों को चरण 2 के नियम बताऊंगा। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। स्टेज 2 में लक्ष्य वास्तव में बहुत सरल है। ये बिंदु चोरी है। शिकार के दौरान आपने जो हथियार एकत्र किए थे, जो आपके अंकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे आपको वापस कर दिए गए हैं। अगले 10 दिनों में आप स्काई वैली में प्रवेश करेंगे और हथियारों के लिए अन्य राजवंशों के योद्धाओं के साथ युद्ध करेंगे। 10 दिनों के बाद आपके द्वारा एकत्र किए गए अंकों के अनुसार एक रैंकिंग बनाई जाएगी। अंत में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली प्रतिभाओं को 12 राजवंशों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार भी उतना ही अधिक होगा।